सो वेलकम ऑल ऑफ यू। अब आपके एग्जाम को 1 वीक बचा है और ऐसे में मैं आप सबके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। ऑल्दो दिस इज अ टॉपिक associated with your sociology optional paper, but this topic finds very extensive use in your GS papers as well. You can expect a direct question from this topic which is associated with secularism. ठीक है ना? तो आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है सेक्युलरिज्म। ठीक है ना? अरुणाचल में आजकल बात भी इसके बारे में कुछ ज्यादा ही चल रही है। तो आज के इस डिस्कशन में वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, what are various different interpretation of different scholars with respect to secularism, how is Indian secularism different from that of Western secularism, how secularism developed in India, और इंडिया में सेक्युलरिज्म से हम क्या समझते हैं, क्या मतलब है। हम इस सभी पक्षों को इन सभी पक्षों को हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द टर्म सेक्युलरिज्म। एक बात बताइए, आप सबको पता होगा सेक्युलरिज्म टर्म, इसको तो आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। जब आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। यानी कि सेक्युलरिज्म ये जो टर्म है ना, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है, टू बी मोर प्रिसाइज इवन इन योर प्रियम्बल। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट आल्सो हैव हर्ड दैट आवर फंडामेंटल राइट or constitution from article 25 to 28 provides various freedom with respect to religious practices or religion। तो वहां से भी कुछ लोग जो है वो सेक्युलरिज्म इस टर्म को या सेक्युलरिज्म कॉन्टेक्स्ट को जो है डेराइव करते हैं। हाउएवर जब हम इस सेक्युलरिज्म के ओरिजिन को देखने की कोशिश करते हैं तो वी विल हैव टू डिग डीप इनटू सोशियोलॉजी। इवन द इनिशियल फोरफादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, जो शुरू के जो फोरफादर्स माने जाते हैं, चाहे आप बात कर लीजिए इमाइल डर्कीम की, चाहे आप बात कर लीजिए ऑगस्ट कॉम्ट की, इन सब ने मेनली सेक्युलरिज्म को इस कंटेक्स्ट में देखा कि जैसे जैसे हम सोसाइटी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, the society will move from a religious orthodox society towards a more rational modern society। they perceived secularism in this context only। आपने पढ़ा ही होगा, मैंने भी पढ़ाया है आप लोगों को, क्या ऑगस्ट कॉम्ट का जो आपने पढ़ा होगा, द लॉ ऑफ मतलब सोशल सिस्टम, उन्होंने जो 3 चेंजेस बताए थे ना, 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटीज बताए थे, जो उनकी सोशल चेंज की थ्योरी है, उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक थियोलॉजिकल सोसाइटी से एक पॉजिटिविस्ट सोसाइटी की तरफ जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट देखने को मिलेगा व्हाइल गोइंग थ्रू अ मेटाफिजिकल फॉर्म। तो उसी कंटेक्स्ट में हम अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, इस डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं। लुक, सो दिस इज द सेक्युलरिज्म। वही बात जो मैंने आपको समझाया कि जो इनिशियल फोर फादर्स थे, उन्होंने इसको किस कंटेक्स्ट में देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इज गोइंग टू डिक्लाइन। दे हैड दिस फॉर्म बिलीफ। तभी ना उसी कंटेक्स्ट में तो बोल रहे हैं कि थियोलॉजिकल सोसाइटी से बाद में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिविस्ट सोसाइटी बन जाएगा। क्लियर? So a narrow explanation of secularism can be when religious beliefs start losing their importance। तो जब कभी सोसाइटी में रिलीजियस बिलीफ अपने इंपॉर्टेंस को खोने लग जाते हैं तो हम उसी कंडीशन को सेक्युलरिज्म के रूप में बोल सकते हैं। हाउएवर अभी हम देखेंगे, ठीक है ना, डिड्यूस नहीं करना है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी में क्या होता है ना, कोई एक बात अपने आप में 100% करेक्ट नहीं होती है। यू ट्राई टू डील विद दैट टॉपिक इन अ होलिस्टिक मैनर। गॉट द पॉइंट? देन यू have to answer your मतलब you have to write your answer as per the theme or as per the demand of the question। so obviously there will be multiple views because various scholars have presented their views regarding secularism in different manners। got the point? so conclude नहीं करना है अभी, ठीक है ना। तो इनिशियल जो फोर फादर्स थे उन्होंने इसी कंटेक्स्ट में समझा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू ब्रायन विल्सन नाम के एक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने सेक्युलरिज्म को किस तरह से समझाया कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक तरीका है सेक्युलराइजेशन। ध्यान दीजिए, यहां पर एक नया टर्म आ गया, सेक्युलराइजेशन। ये जो हम टर्म पढ़ रहे हैं ये है सेक्युलराइजेशन। गॉट द पॉइंट? ठीक है ना। सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन के बीच का क्या रिलेशन है वो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय रिलीजियस थिंकिंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन दे लूज देयर सोशल सिग्निफिकेंस। सोसाइटी में उनका सिग्निफिकेंस ही खत्म हो जाता है।
इसी कंटेक्स्ट में हम बोलते हैं कि सेक्युलराइजेशन क्या है, सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस एंड सेक्युलरिज्म इज द गोल। ठीक है ना, तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, हेंस सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच सेक्युलरिज्म कैन बी अचीव्ड। तो यानी कि आपको ये दोनों टर्म यहीं पर क्लियर हो जाने चाहिए कि सेक्युलराइजेशन का क्या मतलब है। जहां सुनिए, एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि जिस भी वर्ड के पीछे आइजेशन आपको दिखे ना, आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो प्रोसेस की बात कर रहा है, और जिस भी टर्म के पीछे इज्म लिखा हुआ मिले, आईएसएम लिखा हुआ मिले, आप ये मान के चलिए कि दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइडियोलॉजी। So secularism can be considered as an ideology that they try to achieve or that the society is moving towards. Got the point? और इस मूवमेंट में वो जिस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, that process is secularization. I hope everybody is clear with this. Now let's move on. ये जो टर्म है ना सेक्युलरिज्म, अब हम आ रहे हैं वापस अपने टर्म पर सेक्युलरिज्म। इस टर्म को प्रोपाउंड किया था किन्होंने? इस टर्म को प्रोपाउंड करने का क्रेडिट जाता है इनको, इनका नाम है जॉर्ज जैकब होलियॉक। ठीक है ना, ये वाज अ ब्रिटिश राइटर, ऑब्वियसली इंग्लिश राइटर है ये। ठीक है ना, इन्होंने एक बुक लिखी थी, यही है वो बुक, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है ना, इसी बुक में सबसे पहले उन्होंने इस सेक्युलरिज्म टर्म के बारे में चर्चा की थी। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि द टर्म सेक्युलरिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय होम, जॉर्ज जैकब होलियॉक। तो ये टर्म उन्होंने ही प्रोपाउंड किया है। ठीक है ना, जॉर्ज जैकब होलियॉक। ये याद रख सकते हैं आप लोग, जीएस में भी डाल सकते हैं इस टर्म को कि जॉर्ज जैकब होलियॉक ने ही इस टर्म को प्रोपाउंड किया था। ठीक है ना, इसको क्या हो गया, चलिए। इनका मानना था कि ये जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये मॉडर्न वेस्ट की इमर्जेंस है, इसीलिए सेक्युलरिज्म एक टर्म के रूप में इसको एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट माना जाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि क्या देखने को मिला कि पहले यूरोपियन सोसाइटी में बिफोर द रेनेसा व्हाट वाज देयर, द डोमिनेंस ऑफ चर्च वाज इमेंस। आपने पढ़ा होगा क्या कि चर्च हैड इमेंस डोमिनेंस, उसका कंट्रोल हुआ करता था, इवन पॉलिटिक्स के ऊपर भी कंट्रोल होता था, लोगों के सोशल लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था। आपने पढ़ा ही होगा, जब बात करते हैं आप लोगों ने जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डार्क एज की बात करते हैं कि बड़े बड़े फिलोसोफर जो भी कुछ अपोजिट व्यू या कॉन्ट्रेरियन व्यू देते थे, उन लोगों को पनिश किया जाता था। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ब्रूनो की स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, कॉपरनिकस हो गए, क्या बोलते हैं आपके केपलर हो गए, इन लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गॉट द पॉइंट? तो बिफोर रेनेसा व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वाज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। फिर जब रेनेसा आया तो लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ी होगी कि कैसे कैसे लोग जो है वो धीरे धीरे दिस वर्ल्डली होने लग गए। लोग जो है ना वो ह्यूमन सेंट्रिक व्यू धीरे धीरे रखने लग गए। लोग चीजों को रैशनैलिटी के बेसिस पर जज करने लग गए और तभी उन चीजों को एक्सेप्ट करते थे। रूसो, वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, उसके अलावा कई सारे स्कॉलर्स और भी उससे पहले, उन सब ने काफी इमेंस रोल प्ले किया इनलाइटनमेंट को बढ़ाने में। अब ऐसे में क्या होगा ना कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया क्या कि रिलीजन का डोमिनेंस जो है वो क्यों होना चाहिए सोसाइटी में। दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन। अ साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू वाज स्प्रेडिंग, hence people realized that religion and politics should be kept separate from each other। देख लीजिए, तो वेस्टर्न नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, hence they should remain separated। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये रेनेसा के कारण, इनलाइटनमेंट के कारण लोगों के अंदर से ये डिमांड एमर्ज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिस डिमांड एमर्ज फ्रॉम विद द सोसाइटी इटसेल्फ, दैट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दे बोथ शुड रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। वही बात यहां पर लिखी हुई है कि शुड बी केप्ट सेपरेट। इसी कंटेक्स्ट में जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म डेवलप होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, इस सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट को अगर हम ब्रेक करें तो ये सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट दो पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है। कौन कौन सा दो पार्ट? पहला हम इसको तोड़ सकते हैं सेक्युलर स्टेट, और दूसरा हम तोड़ सकते हैं सेक्युलर सोसाइटी। तो इसके दो पार्ट माने जा सकते हैं, सेक्युलर स्टेट एंड सेक्युलर सोसाइटी। Now what exactly is the meaning of this secular state? सेक्युलर स्टेट का मतलब है ऐसा स्टेट जो लोगों से जो है वो रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ठीक है ना, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी रिलीजन पर बेस्ड ना हो, रादर
इट शुड बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। जैसे कि हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को भी बोल सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट नॉट बेस्ड ऑन एनी रिलीजियस टेक्स्ट एज सच, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर धर्म पर आधारित तो है नहीं। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे स्टेट को हम कहते हैं सेक्युलर स्टेट व्हिच डज नॉट स्पॉन्सर एनी रिलीजन, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं ना, इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, नॉट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया और हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऐसा तो कुछ है नहीं कर। गॉट द पॉइंट। तो रिलीजन जो है, मतलब स्टेट जो है वो कोई रिलीजन को प्रोपाउंड नहीं करता है। ऐसे स्टेट को हम बोल सकते हैं सेक्युलर स्टेट। गॉट द पॉइंट। ऑब्वियसली इंडिया की बात अभी करते हैं, इंडिया में जो है वो थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो आगे बात कर लेंगे, ठीक है ना। इट्स लॉ वगैरह ये सारी चीजें। दूसरी तरफ जो सेक्युलर सोसाइटी है वो कैसी है, वो ऐसी सोसाइटी होती है जो सेक्युलराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजर चुकी है, यानी कि वहां पर जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्शन के लिए रिलीजन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इट मींस व्हाट, योर इंटरेक्शन विद समवन एल्स इज नॉट डिसाइडेड बाय हिज और हर रिलीजन। गॉट द पॉइंट। ऐसे सोसाइटी को हम बोलते हैं सेक्युलर सोसाइटी, ठीक है ना। वही बात है यहां पर लिखा हुआ। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कोई सोसाइटी जो है वो कंप्लीटली सेक्युलर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जरा ध्यान से सुनिए, सेक्युलराइजेशन एक प्रोसेस है, हर सोसाइटी सेक्युलराइजेशन के प्रोसेस से जा रही है। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि कोई एक सोसाइटी कंपैरेटिवली ज्यादा सेक्युलर है, कोई एक सोसाइटी कंपैरेटिवली लेस सेक्युलर है, बट वी कैन नॉट से दैट द सेक्युलरिज्म एज एन आइडियल और एज एन ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड इन एनी सोसाइटी। ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। गॉट द पॉइंट, ठीक। यही बात यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि नो सोसाइटी इज कंप्लीटली सेक्युलर। कम या ज्यादा हो सकता है, सारे जो है वो सेक्युलराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। आपको भी यही लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के सेक्युलरिज्म के बारे में, आप ही यही बताइए कि इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन। धीरे धीरे हम सेक्युलर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस शुड बी योर कंक्लूजन इन एनी सच आंसर व्हिच अपीयर्स विद रिस्पेक्ट टू सेक्युलराइजेशन और सेक्युलरिज्म एज सच। अब जरा देखिए, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड मल्टीपल व्यूज हैं। सबसे पहला व्यू अगर आप देखना चाहें तो ब्रायन विल्सन को हम कोट कर सकते हैं। ब्रायन विल्सन, उन्होंने बुक लिखी, ये बुक का नाम ही है रिलीजन इन सेक्युलर सोसाइटी। इसमें उन्होंने बताया कि जैसे जैसे रिलीजियस पार्टिसिपेशन में लोग कम होते जा रहे हैं या लोगों का रिलीजियस पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हो रहा है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज व्हाट, दैट इट कैन बी कंसीडर्ड एज it can be considered as the society is going through the process of secularization। यानी कि उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि लोग चर्चेस, टेंपल्स, मॉस्क्स, इन सब का अटेंडेंस कम हो रहा है, लोग जाना कम कर रहे हैं। इसी को उन्होंने देखा कि सोसाइटी में सेक्युलरिज्म की तरफ मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सोसाइटी में सेक्युलराइजेशन हो रहा है। दैट्स व्हाट ही परसीव्ड। द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आर डिसएंगेजिंग फ्रॉम एवरीडे लाइफ। He also perceived it in this manner। ब्रैन विल्सन का ने कहा कि अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे पहले प्रोमिनेंट रोल प्ले किया करते थे ना हमारी सोसाइटी में, अब उनका वो प्रोमिनेंसी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड ही परसीव्ड इट as a shift towards secularism or the process of secularization। उन्होंने इसको इसी तरीके से प्रेजेंट किया। However, पार्सन्स ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया और पार्सन्स का मानना था कि नहीं, एक नॉर्मल प्रोसेस है, सोसाइटी इसी के तरीके से इवॉल्व होती है, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के रोल एक्सक्लूसिव होते चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी थोड़ी ज्यादा एडवांस होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन केवल रिलीजन वाला काम कर रहे हैं। पहले जो है वो कई और भी काम देखते थे, अब केवल वो रिलीजन वाला काम देख रहे हैं, और कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो गए हैं जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सोसाइटी से रिलेटेड बाकी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। स्टीव ब्रूस explained secularization through the process of societalization। अब जरा देखिए, ये बहुत ही प्यारा टर्म है, societalization। I have borrowed this from obviously your Harlambus, ठीक है ना, Harlambus and Holborn, वहीं से मैंने इस टर्म को उठाया है। स्टीव ब्रूस से ही रिलेटेड ये टर्म है। उन्होंने समझाया था क्या कि देखिए, सोसाइटी पहले क्या हुआ करती थी, क्लोज निटेड ग्रुप के रूप में हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है, ये देखिए कि ये जो क्लोज निटेड इंटीग्रेटेड सोसाइटी है ना, ये अपना इंपॉर्टेंस लूज कर रही है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रहे हैं। आपने देखा होगा, आप चाहें तो इसी सोसाइटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं कि कैसे समय के साथ धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिलीज का न्यूक्लियराइजेशन हो रहा है या न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। बट हाँ, दिस कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी एसोसिएटेड हियर विद द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन।
तो उन्होंने बोला कि ये जो पुरानी जो क्लोज नेटेड सोसाइटीज हुआ करती थी ना, वहां पर रिलीजन का इंपॉर्टेंस ज्यादा हुआ करता था, लेकिन ये जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज इमर्ज हो रही है, यहाँ पर रिलीजन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है. It is the characteristic of modern. Due to this, same religion belief is not shared by everyone in locality. अब since सोसाइटी का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, सोसाइटलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रहे हैं, मॉडर्न कमर्शियल, तो जो रिलीजियस बिलीव है अब वो कॉमन नहीं रह गए हैं. सब लोग उन रिलीजियस व्यूज को कॉमनली शेयर नहीं करते हैं. पहले क्लोज नेटेड सोसाइटी होते थे तो रिलीजियस व्यू सब लोग आपस में शेयर किया करते थे, अब वैसा नहीं रह गया है. ठीक है ना. हेंस रिलीजियस फंक्शंस आर नॉट अटेंडेड बाय पीपल इन लार्ज नंबर. तो पहले जो रिलीजियस फंक्शंस में भीड़ होती थी, खूब लोग जुटते थे, अब वैसा नहीं हो रहा है ड्यू टू सोसाइटलाइजेशन. एंड ही परसीव्ड इट इन दिस मैनर कि इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपका सेक्युलराइजेशन हो रहा है. ठीक है. आगे देखिए, secularization in modern societies can also be associated with an increasing number of new religious movements. New religious movements किसको कह रहे हैं हम, नए नए जो सेक्ट इमर्ज हो रहे हैं, नए नए जो कल्ट इमर्ज हो रहे हैं, they are considered as a new religious movement. बता रखा है मैंने डिटेल में सेक्ट क्या होते हैं, कल्ट क्या होते हैं और कैसे धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है. ठीक है ना. The origin of sect cult reduces the influence of religion. क्यों? क्योंकि सेक्ट जो है वो तो टूटकर ही बनता है ना, उस डोमिनेंट रिलीजन के जो कोर व्यूज हैं उनको चैलेंज करता है. कल्ट कई सारी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर रहा है जो पहले रिलीजन फुलफिल किया करती थी, तो इस कारण से इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है और रिलीजन का इंपॉर्टेंस घटता जा रहा है. इवन इसको भी सेक्युलराइजेशन की तरफ एक कदम माना जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इस कारण से भी सोसाइटी में सेक्युलराइजेशन देखने को मिल रहा है. ठीक है ना. द प्रोलिफरेशन ऑफ सेक्ट्स मेक सोसाइटी रिलीजियसली प्लूरल एंड ऑल दोस थिंग्स. ये चीज दिखा किसमें, कैंडल प्रोजेक्ट में. कैंडल एक प्रोजेक्ट था. ठीक. इस कैंडल प्रोजेक्ट में क्या दिखा, ये हमें एग्जांपल्स मिलते हैं. हिलाज ने कंडक्ट किया था ये वाला रिसर्च, कैंडल प्रोजेक्ट. ठीक है ना. हिलाज. ठीक है. ये नॉर्दर्न आपका कैंडल सिटी में किया गया था. नॉर्दर्न इंग्लैंड में एक शहर है, वहां पर इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसमें इन्होंने पाया कि although the attendance of churches are declining, people are becoming more involved in different groups, alternative therapies related to different cult. तो आप देख ही रहे हैं आज लोग जो है वो मेंबरशिप ले रहे हैं अलग अलग कल्ट. ठीक है ना. लोग जो है वो अपने डे टू डे लाइफ दिस वर्ल्डली अपने प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कल्ट वगैरह के मेंबर बन रहे हैं, जिस कारण से क्या है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनके पार्टिसिपेंट या उनमें अटेंडेंस वगैरह जो है वो फॉल हो रहा है. यही है कैंडल प्रोजेक्ट. आप चाहें तो कैंडल प्रोजेक्ट जैसा एग्जांपल आप इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी कोट कर सकते हैं. इलाज याद रखिएगा. आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्रायन विल्सन, रिलीजियस वैल्यूज आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ होल कम्युनिटी. अब ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है. ठीक है ना. इसी तरीके से कुछ लोग जो है ना, इसके पीछे एक मेजर रीजन मानते हैं राइजिंग इंडिविजुअलिज्म. जैसे जैसे सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है जी, रिलीजन का इंपॉर्टेंस खत्म होता जा रहा है. क्योंकि रिलीजन जो है वो कम्युनिटी बेस्ड है. हम मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो एक ग्रुप फीलिंग है, लोगों को साथ लेकर चलने की बात होती है. लेकिन जैसे ही आप इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है, तो ऐसे कंटेक्स्ट के कारण भी क्या हो रहा है, सेक्युलराइजेशन बढ़ रहा है या फिर रिलीजन का डोमिनेंस कम हो रहा है. ठीक है ना. क्लियर. होजे कासानोवा, होजे बोलते हैं जोजे कासानोवा, जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं. इन्होंने सेक्युलराइजेशन के 3 एस्पेक्ट बताए. पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा रिलीजियस बिलीव और तीसरा प्राइवेटाइजेशन. जैसे जैसे समय के साथ ये चीजें होंगी, सोसाइटी और ज्यादा से ज्यादा सेक्युलर होता चला जाएगा. डिफरेंशिएशन कैसे होता है, व्हेन नॉन रिलीजियन स्फीयर्स ऑफ लाइफ लाइक स्टेट इकोनॉमी बिकम सेपरेट फ्रॉम रिलीजन. जैसे जैसे समय के साथ रिलीजन से बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो अलग हो रहे हैं, इकोनॉमी अलग हो रहा है, पॉलिटी अलग हो रहा है. यही है डिफरेंशिएशन. सेक्युलराइजेशन एज अ डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस बिलीफ कैन बी सीन एज पार्टिसिपेशन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स इन रिलीजियस एक्टिविटी. मैंने आपको पहले ही बताया था, लोग चर्च जाना कम कर रहे हैं, लोग मंदिर जाना कम कर रहे हैं, लोग मॉस्क जाना कम कर रहे हैं. ये रिलीजियस व्यू का कम होना. और तीसरा है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का यहाँ क्या कंटेक्स्ट है, प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि इंडिविजुअल्स, सेक्युलराइजेशन एज प्राइवेटाइजेशन कैन बी प्रोसेस व्हेन रिलीजन स्टॉप प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन पब्लिक लाइफ. यानी कि रिलीजन जो है वो आपका प्राइवेट अफेयर बन गया है. अब पब्लिक लाइफ में आपको रिलीजन को शोकेस करने की जरूरत है, मतलब आपके लिए पब्लिक मैटर नहीं. आप अपने मन में जो मानते हैं, मेरे सामने जो इंटरेक्ट कर रहा है, मेरा जो सीनियर है, मेरा जो जूनियर है, वो उसका अपना पर्सनल लाइफ में क्या रिलीजन फॉलो कर रहा है, दैट डजंट बॉदर मी.
तो जब इस तरह की चीजें हो जाती है, ये तीनों चीजें डिफरेंशिएशन यानी कि रिलीजन से बाकी एस्पेक्ट अलग हो जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पेक्ट अलग हो जाए, रिलीजियस बिलीफ जो है वो कमजोर होने लग जाए, अटेंडेंस वगैरह कम होने लग जाए, और तीसरा रिलीजन जब प्राइवेट अफेयर बन जाए, तो यही है सेक्युलराइजेशन। अब चाहे तो होजे कासानोवा को आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेक्युलरिज्म एमर्ज्ड एज अ की आइडिया ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन और रेनेसां। वही मार्टिन लूथर पहले वाले, अभी सेकंड वाले नहीं, मार्टिन लूथर, कहां हम 16th-17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, which emphasized human dignity and individual right. The 16th century Protestant Reformation led by Martin Luther promoted the idea of individual should have right to interpret their religious teaching without relying on the church. ऐसा ही मानना था, आपने पढ़ा होगा प्रोटेस्टेंटिज्म ऐसे ही एमर्ज हुआ था, चर्च के अगेंस्ट ये पूरा का पूरा व्यू एमर्ज हुआ था। तो मार्टिन लूथर, यहीं से धीरे धीरे इस तरह की बातें आई कि क्यों ना हम रिलीजन को क्वेश्चन करें, हम रिलीजियस डोमिनेंस को क्वेश्चन करेंगे, हम उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करेंगे जो रैशनैलिटी पर बेस्ड होगा। और फिर रही सही कसर, आपने पढ़ाई होगा डार्विन्स थ्योरी, यूनिवर्स के एक्सपेंशन वगैरह की थ्योरी, नई नई थ्योरी आई, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आएगा, जिसमें चैलेंज किया जाएगा जो पुरानी बातें थी, जिसमें हम बोलते थे क्या कि नहीं जियोसेंट्रिक है, इन सब चीजों को चैलेंज किया जाएगा। उसके अलावा कोपरनिकस वो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वगैरह से रिलेटेड थ्योरीज वगैरह दे देंगे। तो इन सब चीजों ने क्या किया कि जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ थे, जिसमें रिलीजन का बहुत ज्यादा डोमिनेंस माना जाता था, उसको धीरे धीरे कमजोर किया, ठीक है ना। इन यूरोप सेक्युलरिज्म वाज डीपली कनेक्टेड टू रेनेसां थॉट and the rise of industrial capitalism. However, India's experience different है। अब हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया की तरफ। Unlike Europe, where the Renaissance developed in a free society, India was under foreign rule. तो भारत में कोई फ्री सोसाइटी में रेनेसा डेवलप नहीं हुआ है। हिस्टोरियन देखिए, सुशोभान सरकार, आप कोट कर सकते हैं, सुशोभान सरकार argued that the 19th century Renaissance in Bengal was limited and artificial. ये तो आर्टिफिशियल था, अंदर से इमर्ज नहीं हुआ था लोगों के। He pointed out the two key difference between the European and Indian Renaissance. First, European Renaissance thrived in independent state, while India's was shaped by colonial rule. India में जो emerge हुआ है वो तो colonial rule में emerge हुआ है. Second, Europe's Renaissance led to major social, political and scientific changes, whereas India's lacked the same transformative power. India वाला जो है since इंडिपेंडेंटली डेवलप ही नहीं हो पाया था, तो भारत में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा, ठीक है ना। आप चाहे तो इनको भी कोट कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया हैज बीन वाइडली डिबेटेड। सोशियोलॉजिस्ट टी एन मदन को कोट कीजिएगा। ही क्रिटिसाइज्ड द आइडिया ऑफ इंपोजिंग सेक्युलरिज्म इन अ कंट्री वेयर रिलीजन इज डीपली रूटेड। एक्चुअली देखिए इनका क्या व्यू था ना कि देखिए सेक्युलरिज्म वेस्ट में इनहेरेंट डिमांड के रूप में इमर्ज हुआ, यानी कि सोसाइटी ने बोला क्या कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट रखो। इंडिया में ऐसा हुआ नहीं, इंडियन सोसाइटी वाज रिलीजियस। हमने क्या किया, सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट को बोरो कर लिया, ठीक है ना। हेंस ही विल क्रिटिसाइज कि जबरदस्ती मत थोपो एक ऐसी सोसाइटी में जहां पर रिलीजन बहुत ही डीपली रूटेड है। ही आर्ग्यूड दैट इनलाइटनमेंट थिंकिंग व्हिच व्यूज रिलीजन एज इरैशनल डज नॉट फिट इंडियाज कल्चरल रियलिटी। वहां पर जो रेनेशा वाला कॉन्सेप्ट है, जो ऐसा मानता है क्या कि रिलीजन जो है वो इरैशनल है, इस तरह की जो थिंकिंग है वो इंडियन सोसाइटी में सेट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा इंटरमिक्स्ड है रिलीजन के साथ। रिलीजन कैन नॉट सिंपली बी रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड एनी अटेम्प्ट टू डू सो मे फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन इंडिया। उनका ये मानना था कि जबरदस्ती आप इंडिया में रिलीजन के इंपैक्ट को पब्लिक लाइफ से भी नहीं खत्म कर सकते हैं, बिकॉज इंडियन कल्चर इज डीपली रूटेड इन रिलीजन। Madan also pointed out that while JL Nehru did not try to forcibly remove religion, rather used state institution to promote secularism. उन्होंने भी जबरदस्ती हटाने की कोशिश नहीं की। नेहरू believed that this contributed to religious tensions and violence, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे religious tensions emerge होंगे, इससे violence emerge होगा। और देख लीजिए भारत तो आजाद ही हुआ था कम्युनल लाइंस पर, भारत के टुकड़े हो गए थे। To address these issues, Madan proposed a new form of secularism that respects India's religious diversity and promote tolerance. उन्होंने बोला कि इंडिया में जो सेक्युलरिज्म होना चाहिए वो अलग तरीके का होना चाहिए, जो रिलीजियस प्लुरैलिटी को भी सपोर्ट करे और साथ ही साथ टॉलरेंस को प्रमोट करे, ठीक है ना। सर्वधर्म संभाव, यही है भारत वाला सेक्युलरिज्म। कोट कीजिएगा टर्म को, सर्वधर्म संभाव। गॉट द पॉइंट। आगे देखिए, पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट है एसिस नैंडी, कंटेम्पररी स्कॉलर हैं, आप चाहे तो यूट्यूब वगैरह पर भी सुन सकते हैं इनको। इनका मानना था, इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया मॉडर्नाइजेशन को, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को ही क्रिटिसाइज किया। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, जरा देखिएगा इनका क्लासिफिकेशन, इन्होंने रिलीजन को दो तरीके से समझाया। पहला, रिलीजन एज फेथ,
और दूसरा रिलीजन एज आइडियोलॉजी। रिलीजन एज अ फेथ से इनका मतलब था विच इज डाइवर्स, इंक्लूसिव एंड अ वे ऑफ लाइफ। जब आप मानते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वर्डिक्ट में ये बात बोला है कि हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। तो इंडिया में रिलीजन को इस तरीके से देखा जाता है कि वो एक जीवन जीने का तरीका है। अलग अलग रिलीजन के फॉलोवर जो हैं वो अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं। हेंस रिलीजन इन इंडिया इज अ वे ऑफ लाइफ। दूसरा जो रिलीजन एज आइडियोलॉजी था, ही एसोसिएटेड इट विद द पॉलिटिकल एंड सोशल पावर स्ट्रगल। उनका कहना था क्या कि सोशल और पॉलिटिकल पावर के लिए जो रिलीजन का यूज होता है, दैट इज रिलीजन एज एन आइडियोलॉजी। According to Nandi, modernization presents religion into an ideology and then tries to counter it with secularism. उनका कहना था कि ये जो पूरा का पूरा मॉडर्नाइजेशन वाला जो थीसिस है ना, जो हम बोलते हैं मॉडर्निज्म के नाम पर कि मॉडर्न बन रहे हैं, रिलीजन कम होना चाहिए, ये क्या करता है, रिलीजन को एक आइडियोलॉजी के रूप में प्रमोट करता है, पूरा जो रेनेसा वाला थीसिस है, और फिर बोलता है क्या कि इसको धीरे धीरे खत्म करने की जरूरत है सेक्युलरिज्म के थ्रू। ठीक है ना। However, in societies where religion play a major role, completely making it a private affair is unrealistic and effort to do so can only lead to communal conflict. लेकिन उनका कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन सोसाइटी में रिलीजन एज अ फेथ एग्जिस्ट करता है, तो इसको पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश में क्या होगा जी, भारत में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इमर्ज होंगे। Nandi also argued that modern secularism has become an intolerant ideology। ये जो मॉडर्न सेक्युलरिज्म है ना, ये इंटॉलरेंट हो गया है। ये कैसे इंटॉलरेंट हो गया है, ये रिलीजन के प्रति इंटॉलरेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है क्या कि सेक्युलरिज्म आएगा तो रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्युलरिज्म का बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है एलिमिनेशन ऑफ रिलीजन। गॉट द पॉइंट? ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लोजली intolerant ideology closely tied to development, science and nation building. This form of secularism alienates religious believers and fuel both traditional religious violence and new form of conflict। तो ये जो सेक्युलरिज्म का थीसिस है ना, जो क्या करता है, रिलीजन को एज एन आइडियोलॉजी प्रमोट करता है, एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल पावर स्ट्रगल प्रमोट करता है, और इसको काउंटर करने की बात करता है कि इंडियन सोसाइटी में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में डीपली रूटेड है, और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी में रिलीजन एज अ फेथ के रूप में काम करता है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना। तो हमें उस वेस्टर्न कंटेक्स्ट को सीधे सीधे भारत में इंपोज करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज इन दिस मैनर इंडियन सेक्युलरिज्म शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। The modern notion of secularism was borrowed and imposed over India from West. However, Indian society has been a religious society. Indian society में tolerance को promote करने की जरूरत है, religious plurality को promote करने की जरूरत है, न कि secularism के नाम पर religion को खत्म करने की जरूरत है। That is what they believe. I hope इतने डिस्कशन के बाद अब आपको सेक्युलरिज्म के सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आप आराम से सेक्युलरिज्म क्या है वो भी समझा सकते हैं, सेक्युलराइजेशन क्या है आप वो भी समझा सकते हैं। आप ये भी समझा सकते हैं कि मॉडर्न वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इंडियन सेक्युलरिज्म से कैसे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना। आप ये भी बता सकते हैं क्या कि इंडिया में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के पीछे क्या रीजंस हैं। ठीक है ना। तो इट वाज अ होलिस्टिक डिस्कशन जिसमें आपको इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी, सेक्युलरिज्म, सेक्युलराइजेशन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को एक शॉर्ट क्रिस्प मैनर में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। आई होप आप लोग इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। आई होप कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको एक्चुअल एग्जाम में दिखे, जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए और अपने लिए एक अच्छा रैंक और अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है ना। चलिए तो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से तैयारी कीजिए, एक वीक बचा है, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। ये पीटी वाला एग्जाम नहीं है कि आपको नहीं आ रहा होगा तो आप मार्क नहीं कर पा रहे होंगे। ऑब्वियसली आपने इतनी पढ़ाई की है, आपने पीटी क्रैक किया है, तो यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट द टॉपिक। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना। बस होप नहीं खोना है। थैंक यू।